हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या है मुद्दा, उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, अंग्रेजों के काल से चले आ रहे थे जो 3 कानून थे, उनको प्रतिस्थापित करके भारत के अंदर 3 नए कानून बनाए गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 अधिनियम जो 2023 के अंदर क्या हुए थे, पारित हुए थे। 2023 के बात करें तो यानी दिसंबर को ये तीनों कानून क्या हुए थे, पहले लोकसभा के अंदर पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जब इस पे हस्ताक्षर किया जाता है तो आपको पता है कानून बन जाता है। तो ये दिसंबर 2023 के अंदर पारित हुए। और बात करें इसके अधिसूचना की, तो अधिसूचना 24 जनवरी 2024 को जारी हुई। और बात करें इनके लागू की, तो लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 को। यानी ये 1 जुलाई 2024 से ये प्रभावी हो चुके हैं। यानी जो अंग्रेजों के काल से चले आ रहे थे, तो 3 कानून थे, वो प्रतिस्थापित होकर जो 3 नए कानून बनाए हैं वो लागू कब हुए हैं, तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन पक्का कंफर्म, चाहे कोई आगामी एग्जाम हो उसके अंदर पूछा जाएगा। 3 नए कानून कौन कौन से हैं? भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमाल एक मिनट। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने और पुराने पड़े पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से 17वीं लोकसभा में पारित हुए थे। यानी ये पारित कौन सी लोकसभा के अंदर हुए थे, तो 17वीं लोकसभा के अंदर ये तीनों जो कानून थे ये पारित हुए थे और लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। इसमें 17वीं लोकसभा में पारित तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी ये तीनों कानूनों के नाम हैं, आपको ध्यान में रखना है। 1 जुलाई से लागू हैं। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में तीनों कानून के क्रियान्वयन और संचालन पर रोक लगाने की मांग जा रही है। अब क्यों की जा रही है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो नए कानूनों के खिलाफ याचिका, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन कानूनों में खास क्या प्रावधान किए गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में शून्य प्राथमिकता दर्ज करा सकेगा, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। शून्य प्राथमिकता दर्ज करवाना यानी शून्य एफआईआर का मतलब क्या होता है, यानी अपराध कहीं हुआ हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए चोरी तारानगर के अंदर हुई है, तो यानी आप कहीं रह रहे हो, वहां पे आप क्या करवा सकते हो, एफआईआर करवा सकते हो। यानी वहां का क्षेत्राधिकार होना जरूरी नहीं है, वहां का जो क्षेत्र है वो होना जरूरी नहीं है। आप 0 एफआईआर कहीं भी दर्ज करवा सकते हो, चाहे आपके साथ कहीं आपराधिक मामला हुआ हो। ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र के अंदर हुआ है वहां पे करवाना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बढ़िया एक ये प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें शून्य एफआईआर, यानी आप कहीं भी क्या करवा सकते हो, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। नंबर 2, शून्य प्राथमिक को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिन के भीतर भेजा जाना क्या है, अनिवार्य है। उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। नंबर दूसरी बात, यानी जो एफआईआर का दायरा था जिसमें यानी 15 दिन तक पुलिस की कस्टडी में रखा जाता था, वो उसकी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है एफआईआर की, 90 दिन। 90 दिन अनिवार्य कर दी गई है। यह कहीं न कहीं थोड़ा ऐसा माना जा रहा है कि यह गलत है, यानी जिन्होंने भी अपराध किया है उसके साथ ये क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि 90 दिन तक अगर आप उसके साथ जबरदस्ती खूंखार भरा रहे हो तो यानी कहीं न कहीं ये थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। नंबर 3 बात, आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालत के आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए वार्षिक दलों का अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना हो। और एक इसके अंदर मॉब लिंचिंग का प्रावधान है, वो किया गया है, क्योंकि साथियों पिछले दिनों से भारत के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। बात करें मॉब लिंचिंग की, यानी किसी ने अगर अपराध कर दिया तो वहीं वहीं की जनता क्या करती है,
उसको मार दाड़ करके यानी अंतिम अंजाम दे देती है। तो ये मॉब लिंचिंग की वाली घटना है, यह कहीं न कहीं भारत के अंदर विस्तृत रूप ले चुके हैं। तो इनका भी प्रावधान किया गया है। और साथ में जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो सहमति से शादी की हो या सहमति से सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया हो, लेकिन फिर भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। क्या होगा? फिर भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। यह भी एक प्रावधान किया गया है। नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर यानी जो धाराएं जोड़ी गई हैं उनको क्या किया गया है, कहीं न कहीं बड़े तौर पे विस्तृत किया गया है। अब नए कानूनों के खिलाफ याचिका दायर क्यों की गई है? तो याचिका में कहा गया है कि तीनों कानूनों को संसद में विस्तृत बहस या ठोस चर्चा के बिना पारित करवा दिया। यानी विपक्ष आरोप क्या लगा रहा है कि यह जो तीनों कानून है, यानी इस पे किसी भी प्रकार की संसद के अंदर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई और इमीडिएटली इन कानूनों को क्या करवा लिया गया, जोर जबरदस्ती क्या करवा लिया गया, पारित करवा लिया गया है। तथा याचिका में कहा गया है कि संसद में विधेयकों को पारित होना अनियमितता था, क्योंकि कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यानी जिस टाइम ये पारित हुए थे उस टाइम कई सांसद निलंबित कर दिए गए थे, और क्योंकि कई सांसदों को निलंबित, विधेयक को पारित होने में सदस्यों की भागीदारी बहुत ही कम थी। यानी आपको पता है जब विधेयक पास होता है तो यानी संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं उसमें अगर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेता है तो वो क्या होता है, कानून पारित होता है। तो ऐसे में यानी सदस्यों की भागीदारी कम थी, क्योंकि कई सदस्य क्या हो चुके थे, निलंबित हो चुके थे। याचिका में तर्क दिया गया है कि नया कानून अस्पष्ट है, जमानत विरोधी है, पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और यहाँ तक कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी फिर से लगाने जैसे कुछ बिंदुओं पर अमाननीय भी है। इसलिए इनके खिलाफ याचिका दायर की गई। किन किन कानूनों में बदलाव होगा? भारतीय दंड संहिता, जो पहले भारतीय दंड संहिता नाम था, अब क्या नाम दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता नाम कर दिया गया। यानी दंड की जगह कौन सा शब्द यूज होगा? न्याय शब्द यूज होगा। यह आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो 2023 यह आईपीसी की 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। यानी जो पहले आईपीसी धारा थी उन 22 प्रावधानों को क्या करता है? निरस्त करता है। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के जो 175 मौजूद प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी है? 356 धाराएं हैं। कितनी है? कुल 356 धाराएं हैं। यह अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया था कि यह नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है और यानी एकता अखंडता के बारे में विस्तृत चर्चा इस कानूनों के अंदर नहीं की गई है। इसलिए भी कहीं ना कहीं इस पे क्या उठाए जा रहे हैं? सवाल उठाए जा रहे हैं। अगला, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी धारा। यह सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रतिस्थापित किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी की 9 प्रावधानों को क्या किया गया है? निरस्त किया गया है। और इसमें सीआरपीसी के जो 107 प्रावधान है उसमें बदलाव किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं जोड़ी गई। कितनी धाराएं? 533। और उसमें कितनी धाराएं जोड़ी गई थी? 356 धाराएं। तो याद रखना, भारतीय न्याय संहिता के अंदर 356 धाराएं जोड़ी गई हैं और भारतीय जो नागरिक संहिता है उसके अंदर 533 धाराएं जोड़ी गई हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। फिर अगले कानून की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत यानी तीसरा कानून है और 1872 में यह लागू हुआ था। इसके अंदर यानी कौन सा अधिनियम लाया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है और इसके अंदर 170 धाराएं हैं। कितनी है? 170 धाराएं हैं। तो यह कानून प्रभावी कब से है? तो यानी 1 जुलाई 2024 से यह प्रभावी हुआ है और इसके अंदर फिलहाल कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। देखते हैं कि इसके अंदर कुछ बदलाव होता है या नहीं होगा, उसकी चर्चा फिर अब जो नया प्रोविडेंस आएगा तब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।